Good evening, everyone. गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लाइव सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। कल एक पिक्टोरियल मैंने बता दिया था कि हम लोग किस सीक्वेंस में जो हमारी केमिस्ट्री है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आवाज आ रही है आप लोगों के पास? एक बार आवाज का चेक कर लो आप लोग। आवाज का चेक कर लो आप लोग एक बार। आवाज का जब भी इशू आप लोग बता देना मेरे को। वैसे होगा नहीं, लेकिन मेरी आदत है बार बार पूछने की। अब बाकी सब चीज़ें सही, अब कोई इशू आ नहीं रहा है। टेक्निकली अपन लोग अभी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, कोई ऐसा इशू है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग बोल देना, ठीक है? तो कल वाली सीक्वेंस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, आपका जो पहला काम था वो शायद आप लोगों ने कर लिया होगा। आपको सारे फंक्शनल ग्रुप्स का पता होना चाहिए। इसका पता होना चाहिए, सारे फंक्शनल ग्रुप का पता होना चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर पूरी केमिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पेशली, तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं तो कोई भी रिएक्शन के लिए अगर हम लोग जनरली डिस्कस करें तो ध्यान से समझना अब आप लोग। देखो, होता क्या है, कोई भी रिएक्टेंट होता है हमारा, क्या होता है हमारा? रिएक्टेंट होता है। उस रिएक्टेंट में हम लोग रिएजेंट मिलाते हैं, ध्यान रख लेना। उस रिएक्टेंट में हम लोग रिएजेंट मिलाते हैं और रिएजेंट मिलाने के बाद हमारा बनता है इंटरमीडिएट, या फिर हमारी बनती है ट्रांजिशन स्टेट। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये कन्वर्ट होती है प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में। ये दो चीजें आप लोग ध्यान रखना किसी भी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर हम लोग रिएक्शंस की बात करते हैं तो कि हमारे पास क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। और रिएक्टेंट बेसिकली ध्यान रखना, मैं बता चुका हूं, सबस्ट्रेट होता है। और सबस्ट्रेट में भी मैं बता चुका हूं, सबस्ट्रेट का मतलब होता है आपके सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप। बिना फंक्शनल ग्रुप के कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, ध्यान रख लेना आप लोग। एक एक चीज को समझ लेना आप लोग, बस समझना ही है, बाकी प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है ऑर्गेनिक में, ठीक है? अब देखो, ये तो एक सिंपल डायग्राम है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने रिएक्टेंट और रिएजेंट को मिलाया, ये लो जी आपका प्रोडक्ट बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए क्या होना होता है, ध्यान रखना। जो हमारा रिएक्टेंट है ये वाला, तो इसमें जो भी बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, मतलब बॉन्ड टूटते हैं। रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं। सबस्ट्रेट जो हमारा है, जो फंक्शनल ग्रुप हमारा है, उसके बॉन्ड टूटेंगे। और किसकी प्रेजेंस में टूटेंगे? रिएजेंट की प्रेजेंस में टूटेंगे। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो जब बॉन्ड टूटेंगे तो इंटरमीडिएट बनेंगे या फिर ट्रांजिशन स्टेट्स बनेंगी। और ये जो प्रोडक्ट है इसमें आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्या होगा आपका? बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये दो चीजें आप लोग ध्यान रखना कि जो रिएक्टेंट है उसकी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और जो प्रोडक्ट है उसका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड ब्रेकिंग से तो इंटरमीडिएट बनेंगे और इंटरमीडिएट से जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तब आपके क्या बनेंगे? आपके प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर है? अब देखो, अगर हम लोग बॉन्ड ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं तो ध्यान से समझना। अगर हम लोग बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर बॉन्ड क्लीवेज की बात कर रहे हैं, या बॉन्ड फिशन की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझ लेना। अगर बॉन्ड फिशन या बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड क्लीवेज की बात करते हैं, बॉन्ड टूटने की बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बंद होते हैं, बंद टूटते हैं, बॉन्ड टूटते हैं, और यहाँ पे नए बॉन्ड या बंद बनते हैं। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है? अब देखो, जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, अभी मैंने बताया कि जो रिएक्टेंट है उसके बॉन्ड टूटेंगे किसकी प्रेजेंस में? रिएजेंट की प्रेजेंस में। तो सपोज
अब जो बॉन्ड क्लीवेज है आपका, या जो बॉन्ड टूटने का तरीका है, वो दो तरह से हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो ध्यान से समझना। सपोज एक कंडीशन आपके पास ये वाली है, ये वाली कंडीशन है। ऐसी हम लोग तीन कंडीशन ले लेते हैं एक बार, फिर मैं बताता हूं आप लोगों को। और एक बार यहाँ पे ये सी और ये ई। अब देखो सबको पता है, मैंने कल भी बताई थी एक बात आपको, कि कोई भी बॉन्ड हो उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रख लेना। कोई भी बॉन्ड हो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब अगर दो इलेक्ट्रॉनों से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो ध्यान से समझना। हो सकता है यहाँ पे जो ए जुड़ा हुआ है, हो सकता है इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए। हो सकता है इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए। हो सकता है इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए। और हो सकता है इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए। तो क्या सिचुएशन होगी, देखो ध्यान से समझना। अब आप लोग यहाँ पे क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो यहाँ पे जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ए पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और ये जो फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या बोलेंगे इसको, कार्बोकैटायन। अगर ऐसी सिचुएशन है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और इसको बोलते हैं हम लोग कार्ब एनायन। इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, इसको बोलते हैं कार्बन। और अगर दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो आपके पास एक फ्री रेडिकल ये बन जाएगा और एक फ्री रेडिकल ये बन जाएगा। इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, हिंदी में बोलेंगे मुक्त मूलक। ये दो चीजें आप लोग ध्यान रखना। इस टाइप से तीन टाइप से बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकती है। अब देखो इसमें भी थोड़ा सा समझने की बात है कि ये जो दो टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग है, इसको बोलते हैं हम लोग हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, और हिंदी में बोलते हैं विषमांश विखंडन। क्या बोलेंगे, विषमांश। विषमांश का मतलब असमान, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के पास आ गए, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा है इसको बोलते हैं समांश विखंडन। क्या बोलेंगे इसको, समांश विखंडन, या फिर होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज। देखो अभी मैंने बताया था आपको, यहाँ पे देखो मैंने कहा था कि रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट में रिएजेंट मिलाएंगे तो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। बॉन्ड ब्रेकिंग किस किस टाइप से हो सकती है वो मैंने आपको यहाँ बताया। देखो तीन टाइप से बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकती है। दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब ये पॉसिबिलिटी तो एक ही है, बट दो तरह से हो सकता है। कार्बन के जितनी भी बात कर रहे हैं सारी कार्बन के रेफरेंस में कर रहे हैं, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखें। सुलेखा, ये सारा मैं लिख के दे रहा हूं आप लोगों को, मेरे पास तैयार है, मैं आज या कल में भेज दूंगा। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है इनकी, बस आपको एग्जाम्पल्स के नोट्स बनाने होंगे। जो एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगा उनके नोट्स बनाना आप। ये थ्योरेटिकल सारा मैं लिख के दूंगा आपको, फिर भी आप नोट्स बनाना चाहो तो बना लो, बाकी मैं लिख के दूंगा सारा का सारा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हैं। तो देखो अब ध्यान से समझना, जो सेकंड पार्ट था मैंने क्या कहा था, सबसे पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, और बॉन्ड ब्रेकिंग से क्या बनेंगे, जब रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट में हम लोग रिएजेंट मिलाएंगे, रिएजेंट मजबूर करता है बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए। ऐसे तो एल्कोहल पड़ा पड़ा दे के नहीं टूटता, OH नहीं निकलता उसका, लेकिन जो बॉन्ड टूटने की प्रोसेस है वह हमेशा रिएजेंट की प्रेजेंस में। क्लियर है। तो देखो इस तरह से अगर हम लोग अब इंटरमीडिएट्स की बात करें, तो हमारे पास तीन इंटरमीडिएट आ गए हैं। एक तो कार्बोकैटायन बन गया है, एक कार्ब एनायन बन गया है, और एक हमारा फ्री रेडिकल बन गया है, ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया, ये दोनों हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से बनेंगे, और जो फ्री रेडिकल बनेंगे वो होमोलाइटिक क्लीवेज से बनेंगे। देखो ये सारी चीजें हम लोग एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले पढ़ेंगे दोबारा, बस यहाँ पे एक बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको, और कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। इसके अलावा देखो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो तीन इंटरमीडिएट और पढ़ेंगे हम लोग, और वो आपके होंगे कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजीन। ये 6 इंटरमीडिएट हमें डिस्कस करने हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनको पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि इनके बिना बहुत सारी चीजें आपको समझ में ही नहीं आई, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये सारा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो
6 इंटरमीडिएट कौन कौन से हो गए? कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजीन। क्लियर? तो एक बॉन्ड प्रोसेस, बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस का आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे बिल्कुल एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि हो क्या रहा है। ठीक है? और जब इंटरमीडिएट बन जाएगा तो वापस बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो वहां पे फिर किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है? अब देखो, एक जो हम लोग नेक्स्ट बात पे चलते हैं, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा। अब देखो आप लोग, हमने क्या कहा? कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात की हमने, ध्यान से समझना, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात की है हमने। अब अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को कौन इफेक्ट करता है, कौन प्रभावित कर सकता है, देखो दो चीजें तो प्रभावित करेंगी, रिएक्टेंट और रिएजेंट। तो उनको तो देखो भूल जाओ आप, उनके बिना तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो वो दो चीजें तो हमेशा अफेक्ट करेंगी किसी भी रिएक्शन को। कौन कौन? रिएक्टेंट और रिएजेंट। अब आपको ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट और रिएजेंट के अलावा कौन से फैक्टर हैं, रिएक्टेंट और रिएजेंट के अलावा कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को या उस ऑर्गेनिक रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं, जो उस ऑर्गेनिक रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं। तो ध्यान रखना, देखो सबको पता है रिएक्टेंट एंड रिएजेंट तो होंगे ही। देखो उसका तो डिस्कस करना भी गलत है, क्योंकि उनके बिना तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। इन तीनों के अलावा जो मेजर फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। एक तो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट पढ़ते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। नहीं, कोई मतलब नहीं, वो रेट ऑफ रिएक्शन की बात है, वो अलग फैक्टर है। जनरल कंडीशंस की बात कर रहे हैं हम लोग, वो तो फिर एक सेम टाइप की रिएक्शन, वो जो कंसेप्ट है वो सेम टाइप की रिएक्शन में लगता है। जैसे SN1 की बात करेंगे, SN2 की, तब एक नॉर्मल सिचुएशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक तो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, या हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए। एक हम लोग पढ़ते हैं सॉल्वेंट का इफेक्ट। इसका इफेक्ट पढ़ते हैं हम लोग, सॉल्वेंट का इफेक्ट। और एक हम लोग पढ़ते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट। ये तीन मेजर चीजें हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। क्लियर है? मतलब देखो, रिएजेंट और रिएक्टेंट को तो भूल जाना, उनकी कंसंट्रेशन तो है ही, तो उसको तो माइंड से निकाल देना आप कि सर उनका नाम क्यों नहीं लिख रहे। देखो उनके बिना तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है ना। सॉल्वेंट इफेक्ट की तो बात कर रहा हूं कि आप लोग सॉल्वेंट कौन सा यूज कर रहे हो और टेम्परेचर कैसा ले रहे हो, लोअर टेम्परेचर ले रहे हो कि हाई टेम्परेचर ले रहे हो। ठीक है? मैंने यहाँ पे प्रेशर नहीं लिखा है। मैंने प्रेशर क्यों नहीं लिखा भाई यहाँ पे, ये बताओ। अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो मैंने यहाँ पे प्रेशर नहीं लिखा है। मैंने क्यों नहीं लिखा है प्रेशर? फटाफट रिप्लाई करो। मैंने यहाँ पे प्रेशर नहीं लिखा है। मैंने प्रेशर क्यों नहीं लिखा है? इसको कुछ बुक्स में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी बोलते हैं, कुछ भी। देखो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कभी भी, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी बोलते हैं। अब आप लोग मेरे को ये बताओ, मैंने इसमें तीन ही चीजें लिखी, प्रेशर क्यों नहीं लिखा मैंने? फटाफट रिप्लाई करो। देखो अब ऑर्गेनिक तो वैसे भी सब लोग यही कहते हैं कि सर हमारी ऑर्गेनिक तो ठीक है, इनऑर्गेनिक उससे भी अच्छी होती है। तो फिर बताओ आप लोग कि आपने प्रेशर क्यों नहीं, मैंने प्रेशर क्यों नहीं लिखा? हाँ तो गैस का है तो गैस भी तो रिएक्टेंट हो सकता है, लेकिन मैंने फिर भी प्रेशर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा मैंने? मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। तो कांस्टेंट प्रेशर क्या है? प्रेशर तो चेंज कर सकते हैं हम लोग। प्रेशर मैंने प्रेशर क्यों नहीं लिखा? क्या रिप्लाई किया आप लोगों ने? एक बार मैं देखता हूं। देखिए, कार्बन के बॉन्ड, कांस्टेंट प्रेशर। अरे इतना सोचो आप लोग, मैंने क्या कहा अभी? मैंने ये कहा था कि रिएक्टेंट और रिएजेंट पहले ही आ गए।
और जो गैस लेंगे वो तो या तो रिएजेंट होगा या रिएक्टेंट होगा, और उसकी कंसंट्रेशन अगर गैस है तो उसका प्रेशर ही उसकी कंसंट्रेशन होगी, इसी में कंसीडर हो गया वो। सोचना स्टार्ट करो चीजों को, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। देखो ये ऑर्गेनिक है, एक भी कंसेप्ट मिस हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा यार। सीधी सी बात है, सबको पता है कि मैंने क्या बोला, रिएक्टेंट और रिएजेंट तो है ही। गैस आपका या तो रिएक्टेंट होगा या रिएजेंट होगा, और उसकी कंसंट्रेशन मैंने बोल दिया, तो प्रेशर उसकी कंसंट्रेशन ही तो है, इसलिए कभी भी यहां प्रेशर नहीं लिखा जाएगा। कौन पूछ रहे हैं? पूजा, मैंने, आप वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। देखो मैंने सब कुछ बता दिया आपको, नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कल की क्लास में भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था। हाँ, एक दो दिन बस रुक जाओ आप, थोड़ा सा सिस्टम में आ जाए हम लोग, बस थोड़ी सी प्लानिंग ही चल रही है। बाकी जो चीजें मैंने बता दिया सारे नोट्स दूंगा, जिनके नोट्स बनाने हैं वो भी आप लोग देख लेना, मैंने बता दिया है। बिल्कुल पूरा ही फर्क है भाई, यही तो कहानी बता रहा हूं। आप लोग क्या पढ़ रहे हो फिर? इतनी कहानी बता दी मैंने, क्या कहा? रिएक्टेंट हमेशा फंक्शनल ग्रुप होता है, बस इसीलिए तो ऑर्गेनिक में क्वेश्चन गलत होते हैं। खुद को लगता भी है कि बोध पढ़ लिया और बोध आने लग गई, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सही नहीं होता, क्योंकि बच्चे को यही पता नहीं रहता कि भाई मैं रिएक्टेंट किसको मानूं। रिएक्टेंट आपका सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट मतलब आपका फंक्शनल ग्रुप। अगर आप मेरे को पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी रिएक्शन ऐसी दिखा दो कि सर ये विदाउट फंक्शनल ग्रुप है, तो मैं मान जाऊंगा। कोई रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, आज तक आपकी बुक में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं लिखा हुआ मिलेगा जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं हो। क्लियर है? देखो आप लोग गलत डायरेक्शन में मत पढ़ना, आप लोग उन चीजों पे ध्यान दे रहे हो जो चीजें कोई की मतलब की नहीं होती, जो चीजें कोई मतलब की नहीं होती। बस मतलब की चीज एक ही है, मतलब की चीज यही है कि रिएक्टेंट मतलब फंक्शनल ग्रुप, बस इसको माइंड में सेट करो। और रिएजेंट का मतलब मैं बता दूंगा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, बस और कुछ ध्यान नहीं रखना है आपको, और चीजों को माइंड में मत डालो, बिना वजह कंफ्यूज होगे। आपको बस दो ही चीजें ध्यान रखनी है, रिएक्टेंट मतलब फंक्शनल ग्रुप और रिएजेंट मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। देखो दो फंक्शनल ग्रुप के बीच भी रिएक्शन हो सकती है, ध्यान रख लेना, बट उनमें से एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा। एक एग्जांपल देता हूं, समझ लो आप लोग अच्छे तरह से चीजों को। ये लो, ये डील-शैल्टर रिएक्शन है भाई, ये डील-शैल्टर रिएक्शन है, बिल्कुल सही है। अब देखो एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा, याद कर लो, अच्छी तरह से पढ़ रखा होगा। एक होमो होता है, एक लूमो होता है, बिल्कुल सही बात है, एक होमो होता है, एक लूमो होता है। तो देखो चीजों को समझो, मैंने कल कहा था एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल के बीच रिएक्शन होती है हमेशा। एक इलेक्ट्रोफाइल तो आपका फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल, देखो रिएक्टेंट आपका इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है या न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, दूसरा पार्ट आपको उससे जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप लोग पढ़ते ही हो, होमो लूमो बोलते हो ना, और कल ही तो मैंने बताया था होमो न्यूक्लियोफाइल, लूमो इलेक्ट्रोफाइल, याद करो चीजों को। क्लियर? तो ध्यान रखना है चीजों का। रिएक्टेंट का मतलब इतना सा ध्यान रख लेना, फंक्शनल ग्रुप, और रिएजेंट का मतलब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। और जैसे ही आप लोग, बताऊंगा मैं आप लोगों को, जैसे ही आप लोग ये डिसाइड करोगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा पार्ट अपने आप कवर हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूं एक एग्जांपल आपको, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं, फिर मैं हटा दूंगा इसको। देखो अगर आपको ये दे दिया जाए, सपोज ये हमारा कीटोन है, सही है, बिल्कुल सही है, और इसकी रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं सपोज RMgX से। अब ध्यान से समझना, देखो अब आपको सबको पता है RMgX से क्या आएगा भाई, RMgX से क्या आएगा, R नेगेटिव। अब देखो समझ लो आप अच्छी तरह से, ये R नेगेटिव का मतलब क्लियर है सबको कि ये न्यूक्लियोफाइल है। मैं बताऊंगा आगे ये सारी चीजें, लेकिन एक बार आप लोगों को समझा दूं मैं, ये R नेगेटिव का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो 100% ये इलेक्ट्रोफाइल होगा भाई, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल पूरा का पूरा एटम तो पूरा पूरा मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, इसका कोई ना कोई एटम होगा, और वो एटम कौन सा होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे
और ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, सही है। तो देखो अब दो पार्ट हो गए हमारे, ये इलेक्ट्रोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको बस कोई भी रिएक्शन आपको दिखे, सबसे पहले डिसाइड करो कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा है और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा है, तब जाके आपकी रिएक्शन सही होगी। आप लोगों को पता ही नहीं चलता, आप तो आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो कि इन चारों में से कौन सा आंसर होगा, नहीं मिलेगा भाई। तुक्का लग जाए तो अलग बात है, बाकी आंसर नहीं मिलेगा सोचने से। जब तक आप लोग डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। और आप चाहे इसको आजमा के देख लेना, इस ट्रिक को धीरे धीरे समझने से। क्लियर है, आगे चले, ठीक है। तो वापस वही आते हैं हम लोग, एक बार इसको हटाता हूं मैं। तो आप समझने की कोशिश करो, रिएक्टेंट का मतलब है हमारा फंक्शनल ग्रुप और रिएजेंट का मतलब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। बस इतनी सी चीज ही माइंड में रखो, और चीजों को माइंड में मत घुसाओ आप बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले इस इफेक्ट की बात, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करेंगे। अब आप लोग हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। कौन से इफेक्ट की बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करेंगे। किसी को कोई क्वालिटी में इश्यू है क्या, वीडियो में, वीडियो की क्वालिटी में कोई इश्यू है क्या? एक बार आप लोग बता दें, शायद जीतू आपकी तरफ से ही कुछ होगा, एक बार रिस्टार्ट कर लो आप लोग, ठीक है। आगे चलते थे, हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की, ध्यान से समझ लेना भैया आप लोग। और इसको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी बोलते हैं, आप तो ये समझना सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। एक्चुअल में हमारे पास 4 तरह के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। कितनी तरह के, 4 तरह, जो किसी भी रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। किसी भी रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जो मैंने बता दिया। अब इन पूरे जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इनको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइडेड कर देंगे, ठीक है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइडेड करेंगे हम लोग, देखो, एक तो होता है हमारा परमानेंट इफेक्ट, जो हमेशा काम करता है, चाहे रिएक्शन हो रही है चाहे नहीं हो रही है। और एक हमारा होता है टेम्परेरी इफेक्ट। ध्यान रखना, ये परमानेंट का मतलब स्थायी, और इसको बोलते हैं अस्थायी। ये दोनों इफेक्ट होते हैं हमारे। देखो, इसमें केवल हम लोग एक इफेक्ट पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ध्यान रखना। ये चीज सीखने की नहीं है, ये जब आप रिएक्शन करोगे ना तब अप्लाई करने की है, कि आप कैसे अप्लाई करते हो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को। कल मैंने एक बात बताई थी आपको कि इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, ये डिपेंड करेगा आपके बॉन्ड फॉर्मेशन पर, कि आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा, जो रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको देंगे, इसको 5-10 मिनट जितना भी देना है, मिनिमम से मिनिमम टाइम में हम लोग इसको खत्म करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका इफेक्ट होता है, एक चीज और लिख लेना पहले आप लोग, मैं बता दूं आपको, जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखनी है, जस्ट 1 मिनट मैं बताता हूं। देखो, एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है, इसमें लिख लेना ऑलवेज ऑपरेट। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, चाहे रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है, रिएजेंट है कि नहीं है, लेकिन ये इफेक्ट हमेशा काम करेंगे। ये ध्यान रखना, ये इफेक्ट हमेशा काम करेंगे। और ये इफेक्ट ओनली वर्क्स ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं उसी समय काम करते हैं। या फिर इनको कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि ये इफेक्ट केवल रिएजेंट की प्रेजेंस में करता है। ये जो इफेक्ट है वो रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होता है। क्लियर है?
तो भी तो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ही कोई भी रिएक्टेंट है उसमें रिएजेंट डालेंगे तो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। वो वाली कहानी यहाँ पे समझनी है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को ये बात। क्लियर है? जबकि इनका बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है। ये चाहे आपका रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है, ये हमेशा ऑपरेट करेंगे, ये हमेशा कंसीडर किए जाएंगे। अगर सिंगल अल्कोहल है उसको भी अफेक्ट कर देंगे ये। अगर हमारे पास कोई फिनोल है मान लो, और फिनोल पे कोई ग्रुप जोड़ दें हम लोग, और कुछ भी नहीं डाल रहे उसके साथ, केवल ग्रुप जोड़ रहे हैं हम लोग, तो वो ग्रुप जो जुड़ा है उसका जो परमानेंट इफेक्ट होगा वो उसकी एसिडिटी को अफेक्ट कर देगा। क्लियर है? अब देखो आप लोग, अब थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, वहां पे तो मैंने बता दिया ये इफेक्ट टाइप का होता है हमारा। एक तो होता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होता है? इंडक्टिव, हिंदी में बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। कौन सा प्रभाव है हमारा? प्रेरणिक प्रभाव। दूसरा हमारा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, मीन्स इसको बोलते हैं अतिशय युग्मन। ठीक है? और तीसरा हमारा होता है, इसको आई इफेक्ट बोलते हैं, इसको एच इफेक्ट बोलते हैं, और एक होता है रेजोनेंस और मीजोमरिक इफेक्ट। ये ध्यान, ये तीन तरह के इफेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, एम या फिर आर इफेक्ट। ये तीन तरह के इफेक्ट। क्लियर है? कौन कौन से? इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिशय युग्मन, और तीसरा हमारा रेजोनेंस और मीजोमरिक। देखो रेजोनेंस और मीजोमरिक में माइनर सा डिफरेंस होता है, बाकी लगभग दोनों इफेक्ट सेम होते हैं। कुछ डिफरेंस होता है, मैं बताऊंगा आपको, माइनर डिफरेंस होता है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। एक सिंपल इजी गोइंग 1 से 2 लाइनों का डिफरेंस होता है, बस ये मान लेना। बिल्कुल मैंने बता दिया है, मैं बताऊंगा जब हम लोग रेजोनेंस डिस्कस करेंगे। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एक सिंगल लाइन का डिफरेंस होता है बस, और उस सिंगल लाइन से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि रेजोनेंस किसको बोलेंगे और मीजोमरिक इफेक्ट किसको बोलेंगे। क्लियर है? हम लोग क्योंकि बीच में यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर हम लोग आउट जाएंगे तो हो सकता है माइंड में चीजें ना जाए, तो जब हम लोग रेजोनेंस डिस्कस करेंगे वहां पे मैं आपको एक सिंगल लाइन बता दूंगा, उस सिंगल लाइन में डिफरेंस हो जाएगा दोनों का, रेजोनेंस और मीजोमरिक। क्लियर है? तो यहां तक एक बार आप लोग देख लो। अब हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। देखो इसके नाम से ही क्लियर है, इसके नाम से क्या है? क्लियर है कि कोई भी जो बॉन्ड है, सपोज वो नॉन पोलर है, लेकिन अगर हम लोग उसको पोलर बना दें, ध्यान से समझना, आप अगर कोई भी बॉन्ड है और अगर नॉन पोलर है उसको अगर हम लोग पोलर बना दें, उसी को इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो अब आप लोग हेडिंग डाल दो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान से समझ लेना, एक एक लाइन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? देखो पहले तो आप लोग ध्यान रखना कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। ठीक है? देखो कुछ चीजें मैं बता रहा हूं। नंबर 1 पे जो आपको ध्यान रखना है वो है पहला, ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड। ध्यान रखना, कौन से बॉन्ड के थ्रू वर्क करता है भाई? ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिग्मा बंध के थ्रू काम करता है, ये ध्यान रख लेना। कभी भी इसका पाई बॉन्ड से कोई रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है? दूसरा, पार्शियली चार्ज डेवलपमेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है। पार्शियली चार्ज डेवलपमेंट, मैं बताऊंगा ये चीज क्या है, अभी आपको बताऊंगा एक एग्जांपल से। पार्शियली चार्ज डेवलपमेंट। ठीक है? उसके बाद अगर हम लोग बात करें थर्ड नंबर पे, कैन बी नेग्लेक्टेड। देखो अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया है कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, मैं बस प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। ठीक है? कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन एटम। इसका मतलब ये है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। नंबर 4 पे आप लोग लिख दो, क्या लिखोगे? डिस्टेंस डिपेंडेंट। किस पे डिपेंड करेगा?
डिस्टेंस पे डिपेंडेंट करेगा। और हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इंडक्टिव इफेक्ट का पावर जो है, मैग्नीट्यूड जो है, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखें। एक और इंपॉर्टेंट चीज नंबर 5 पे, इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट क्यों होता है, प्रोड्यूस क्यों होता है, इंड्यूस क्यों होता है। इसका जो बेस रीजन है वो है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो आपके कोई भी दो एटम है, जो उनके बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट किया गया, इतनी सारी कहानी आई, वो हमेशा जो कहानी आई वो नंबर 6 पे वो हाइड्रोजन के रेफरेंस में आई। किसके रेफरेंस में आई, H के रेफरेंस में आई, क्योंकि H का इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा 0 माना जाता है। जो भी आपकी इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर होगा ना, वो किसके रेफरेंस में लिया गया है, हाइड्रोजन के रेफरेंस में लिया गया है। हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो हमेशा 0 कंसीडर किया जाता है। तो जो भी चाहे प्लस आई इफेक्ट हो चाहे माइनस आई, आगे हम लोग पढ़ेंगे, उनकी एक सीरीज होती है, एक सीक्वेंस होती है। तो वो जो सीक्वेंस जनरेट की गई वो किसके रेफरेंस से की गई, हाइड्रोजन के रेफरेंस से की गई, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कितना माना जाता है, 0 कंसीडर किया जाता है। तो ये तो कुछ बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। अब देखो मैं बताता हूं आपको इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। अब ध्यान से समझना। सपोज ये आपका एक एथेन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब सबको पता है ये जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर है। कैसा है वो, नॉन पोलर है। लेकिन अगर मैं इस CH3 का एक हाइड्रोजन Cl से रिप्लेस कर दूं, क्या कर दूं मैं, इसका Cl से रिप्लेस कर दूं, ठीक है। अब क्या होगा, देखो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो गया, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ जाएंगे, मींस ये बॉन्ड जो है वो पोलर हो गया। अब देखो ये पोलर हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गई, ज्यादा, पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुई है लेकिन उसकी तरफ ज्यादा है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। अभी तो मैंने कहा था, दूसरा पॉइंट देखो, समझ में आएगी सारी कहानी। मैंने क्या कहा है, पार्शियली चार्ज डेवलपमेंट, ध्यान रख लेना। पहली कहानी हो गई है ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड, किस पे काम कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड पे काम कर रहा है, ध्यान रख लेना। फिर मैंने क्या कहा था, पार्शियली चार्ज डेवलपमेंट, प्लस माइनस नहीं आएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आएगा, ये आप लोग देख लो चाहे, ठीक है। अब इस पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, सही है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सबको पता है, मैं बताऊंगा आगे भी, कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज से। बहुत चीजें सीखने को आपको, बस सीखते जाओ आप लोग। अभी मैंने क्या, तो देखो ये न्यूट्रल है, हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस ये होता है। अभी बताऊंगा मैं आपको, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर सेम एटम की बात कर रहा हूं, अगर 3 एटम सेम है, सपोज हमारे पास कार्बन 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 है, सपोज कार्बन 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 है, इस पे पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है, इस पे नेगेटिव है, तो ध्यान रखना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी पॉजिटिव वाले की, फिर इसकी। तो अब देखो आप लोग यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉजिटिव, अब इस पे पॉजिटिव आते हैं, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो गया, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन करें। अब देखो होगा क्या, ये जो बॉन्ड पोलर था ये नॉन पोलर था, तो जो नॉन पोलर बॉन्ड था ना, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये पोलर बॉन्ड था, इसने इस नॉन पोलर बॉन्ड में भी पोलरिटी क्रिएट कर दी। इसी को इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अब इंड्यूस करना मतलब उसमें उत्पन्न करना, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है प्रेरित करना उसको। प्रेरणिक प्रभाव का क्या मतलब है, उसको प्रेरित कर दिया, क्या करने के लिए, डाइपोल जनरेट करने के लिए, ध्रुवीय बनने के लिए, और बस कुछ भी नहीं है इसका।
क्लियर है, समझ में आ गई कहानी। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? किसी भी पोलर बॉन्ड को किसी भी नॉन पोलर बॉन्ड में पोलरिटी जनरेट करना किसी पास के बॉन्ड से। और ध्यान रखना बॉन्ड भी एक लाइन आप क्लियर बोल सकते हो, किसी कौन से बॉन्ड में? सिग्मा बॉन्ड में, ना कि पाई बॉन्ड में। स्टेटमेंट पूछ सकता है आपसे। तो कोई भी आपके पास नॉन पोलर बॉन्ड है, उसके पास वाला बॉन्ड पोलर है, उस पोलर बॉन्ड ने इस नॉन पोलर को भी पोलर बना दिया, दैट्स कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। यही इंडक्टिव इफेक्ट है। मींस किसी अध्रुवीय बंध ने अध्रुवीय बंध को भी ध्रुवणता लाने के लिए प्रेरित कर दिया, उसको बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। ये एक सिंपल डेफिनेशन। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज मैंने बता दी है आपको, वो पहले ही मैंने बता दी थी, आप लोग दोबारा देख लो। किस कौन से बॉन्ड के थ्रू वर्क करता है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। पार्शियली चार्ज डेवलपमेंट, परमानेंट चार्ज नहीं आता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड एटम, इसको हम लोग एप्लीकेशन में देखेंगे। डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। मैंने क्या कहा, जैसे जैसे मान लो किसी भी ग्रुप का कोई भी इफेक्ट है, जैसे जैसे उस ग्रुप से दूर की तरफ जाएंगे, दूरी पे जाएंगे, उसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो जनरेट होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। और एक जो है जितने भी ग्रुप्स का जो इंडक्टिव इफेक्ट लिखा जाता है या जो इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर किया जाता है, वो सारा किसके रेफरेंस में लिया गया है? हाइड्रोजन के रेफरेंस में। क्योंकि हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो कितना कंसीडर किया गया है? 0 कंसीडर किया गया है। अब आप लोग यहाँ तक देख लो, अगर किसी को कोई इशू हो तो पूछ लो, अदरवाइज हम लोग आगे चलेंगे और अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ इंडक्टिव। यहाँ तक आप लोग ठीक है। अगर कोई इश्यू हो तो आप लोग बता दो, अदरवाइज आगे चले हम लोग। ठीक है। कोई इश्यू नहीं है किसी को? अगर यहां तक किसी को इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, कैसे ऑपरेट करता है, देखो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, एक्चुअल यूज तो एप्लीकेशन में ही समझ में आएगा। लेकिन फिर भी अगर थ्योरेटिकल पोर्शन में किसी को कोई इश्यू है तो आप लोग पूछ लो फटाफट। अभी तो एक ने रिप्लाई किया है, और किसी को कोई इश्यू है क्या? चले आगे। चलो अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो सबको पता है जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो दो तरह का होता है, एक प्लस आई होता है और एक माइनस आई होता है। ध्यान से समझना अब आप लोग, देखो थोड़ा सा मैंने लिख लिया है पहले से। देखो होता क्या है, अगर सपोज इस ग्रुप जी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से, देखो कार्बन क्यों लेते हैं, ध्यान रखना, ये जो प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट कंसीडर किया जाता है वो हमेशा कार्बन के रेफरेंस में, मतलब कार्बन चेन के रेफरेंस में बात करते हैं। तो अगर ध्यान से समझना, अगर आपका कोई ग्रुप जी है और इस जी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, क्या है? कार्बन से कम है, तो ध्यान रखना कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो देखो इस कार्बन पे डेल्टा 1 माइनस चार्ज आ जाएगा, पार्शियली चार्ज आएगा, मैंने पहले बता दिया था। अब आगे जाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, अब इन दोनों में डिफरेंस आ गया, ये आगे की तरफ, तो इस पे आएगा डेल्टा 2 नेगेटिव, और फिर आगे इस पे आएगा डेल्टा 3 नेगेटिव। लेकिन ध्यान रखना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, डेल्टा 1 माइनस ग्रेटर देन डेल्टा 2 माइनस ग्रेटर देन डेल्टा 3 माइनस, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक तरह से जो देने का पावर था, ये जो दे रहा है इसका पावर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, और तीसरे एटम के बाद हम लोग इसको कंसीडर भी नहीं। ठीक है, तो इस कंडीशन में ध्यान रखना, ये जो आपका जी ग्रुप होता है उसको बोलते हैं प्लस आई ग्रुप, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इस कंडीशन में, ये जो कंडीशन है उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे जो इसका देखो, ये
पूछा जा सकता है कई बार कि अगर यहाँ पे बात किया जाए तो जो पार्शियली चार्ज होगा नेगेटिव वो कौन से कार्बन पर ज्यादा होगा, बराबर नहीं होगा। ये जो डेल्टा वन माइनस है ये ज्यादा होगा इससे और ये ज्यादा होगा इससे, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है इंडक्टिव फैक्टर। और इसके बाद तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपके ग्रुप होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, मतलब ये कह सकते हैं इनको इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, हिंदी में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह है, ये ध्यान रख लेना। अब अगर हम लोग माइनस आई की बात करते हैं तो यहाँ पे इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो इस कार्बन से ज्यादा होगी, ठीक है। तो आपको सबको पता है कि ये कार्बन ये ग्रुप जी है, इस कार्बन से सबसे ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन, इससे सबसे ज्यादा खींचेगा तो इस पे डेल्टा वन प्लस आएगा, ये इससे खींचेगा तो ये इससे खींचेगा, मींस ये डेल्टा टू पॉजिटिव, और अगर ये इससे लेंगे दोनों तो ये इससे लेगा तो इस पे आएगा डेल्टा थ्री प्लस। अब यहाँ पे भी वही कहानी, ये जो डेल्टा प्लस वन होगा ना, जो डेल्टा वन प्लस है वो सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद डेल्टा टू प्लस, उसके बाद डेल्टा थ्री प्लस। ये देखो ये सीक्वेंस ये प्रूव करती है कि जो आपका प्लस आई है या माइनस आई है, जो प्लस आई है या माइनस आई है, ठीक है, वो डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। और यहाँ पे वो ये इस कंडीशन में ये जो ग्रुप होगा वो होगा माइनस आई ग्रुप, मतलब इस ग्रुप का जो इफेक्ट होगा वो कौन सा होगा, माइनस आई ग्रुप, या इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या हिंदी में इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। और ESG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप भी बोलते हैं इनको कई बार। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज आपको पता ही होगी शायद कि मैंने अभी आपको बताया कि किस पे डिपेंड करता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। और सबको पता होगा कि जो हमारा 14वां ग्रुप है, जो कार्बन वाला ग्रुप है, ठीक है, इससे आगे के जितने भी ग्रुप है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, और इधर जितने भी ग्रुप है इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से कम होती है। एक बेसिक आइडिया आपको हमेशा यही रखना है। आप कभी भी सोचने पे मजबूर मत हो जाना यार किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नहीं, बस सीधा सा कंसेप्ट है, अगर कार्बन के आगे की कहानी है 15 16 17 ग्रुप है तब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी, और अगर 1 से 12 तक कोई एलिमेंट है या कोई मेटल है कुछ भी है, ध्यान रखना, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कंसीडर की जाती है वो कार्बन से कम की जाती है। हाइड्राइड्स तो पढ़े होंगे, कार्बाइड पढ़े होंगे आपने, कार्बाइड पढ़े हैं ना। कार्बाइड जो है आप लोग एक बार सोच के देखो, कार्बाइड का मतलब होता है कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बाइड का मतलब होता है कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। और अब आप लोग सोच के देख लो, अगर थोड़ा सा माइंड में आ रहा हो तो आप लोग सोच के देखो कि जो कार्बाइड पढ़ते हैं वो कौन से ग्रुप के एलिमेंट के साथ पढ़ते हैं, कौन से ग्रुप के एलिमेंट के साथ पढ़ते हैं कार्बाइड्स, एक बार बताना आप लोग देखें। जो जैसे हम लोग हाइड्राइड पढ़ते हैं वैसे ही कार्बाइड पढ़ते हैं, ठीक है। तो कार्बाइड जो हम लोग पढ़ते हैं तो आप लोग सोच के देखो, एक बार क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कौन से ग्रुप के तत्वों के साथ कार्बाइड बनाते हैं। थर्ड ग्रुप, और बताओ थर्ड ग्रुप में कौन कौन से आएंगे भाई, मतलब मेरा पर्पज ये है बताने का कि आप जो भी कार्बाइड पढ़ोगे ना वो 14वें ग्रुप से पहले वाले तत्वों के पास पढ़ोगे, बस मेरा कहने का मतलब इतना सा है। आप एल्यूमिनियम के भी कार्बाइड पढ़ते हो, बेरिलियम का भी कार्बाइड पढ़ते हो आप लोग, लैंथेनोइड एक्टेनोइड्स के भी पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन आप कभी भी देख लो जो भी एलिमेंट होगा ना कार्बाइड में कार्बन के अलावा वो सारा इस 14वें ग्रुप से पहले का एलिमेंट होगा। चाहे आप पूरी किताबों को छान मारना, आपको नहीं मिलेगा कोई भी कार्बाइड ऐसा जिसमें कार्बन के साथ कोई आगे वाला एलिमेंट हो, मतलब 15वें 16वें ग्रुप का एलिमेंट हो। क्लियर है। तो देखो ये एक बेसिक चीजें है जो बस क्लियर है, रट्टा कुछ नहीं मारना, आपको बस केवल माइंड में रखना है, कंसेप्ट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे आपके जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे।
बस ये चीजों में कुछ नहीं समझना आपको, बस बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कोई रट्टा नहीं मारना आप लोग। क्लियर है? अब देखो टाइप्स की बात कर रहे थे, तो अब हम लोग यहाँ पे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ग्रुप्स या सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोग यूज करते हैं, जो कि किससे जुड़े हुए माने जाएंगे, कार्बन से जुड़े हुए माने जाएंगे। जैसे कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हम लोग ये मानते हैं कि उस कार्बन पर उस हाइड्रोजन का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो जीरो कंसीडर किया है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से रिप्लेस करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है। समझ में आ रही है बात? क्या किया कि जैसे मैथेन है, क्या किया, जैसे क्या है हमारा मैथेन है जिसमें 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये मानते हैं कि इस कार्बन पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। अब इस हाइड्रोजन को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से रिप्लेस करेंगे। हो सकता है वो माइनस आई इफेक्ट वाला हो सकता है वो प्लस आई इफेक्ट वाला हो, और फिर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर करके चेक करके एक सीरीज बनाई गई, 2 सीरीज बनाई गई। एक सीरीज प्लस आई इफेक्ट की होती है और एक जो सीरीज होती है वो माइनस आई इफेक्ट। क्लियर है? एक जो होती है वो प्लस आई इफेक्ट की होती है और एक जो होती है वो माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो देखो जो दोनों सीरीज है वो मैंने बना दी है। ये सीरीज आपको ध्यान रखना है। देखो सबसे पहला तो काम ये है। अब देखो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन में ये आएगा आपका कि सर इसका माइनस इफेक्ट इससे ज्यादा क्यों है, इसका प्लस आई इफेक्ट इससे ज्यादा क्यों है। ठीक है, देखो प्लस आई है कि माइनस आई है, ये आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आपको सबको पता है कि अगर जिसका माइनस आई है इसका मतलब उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, और अगर किसी का इफेक्ट प्लस आई आ रहा है तो आपको ये पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, तो आप वो क्वेश्चन तो नहीं करोगे, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि सर इसका माइनस आई इससे ज्यादा क्यों है सर, इसका प्लस आई इससे ज्यादा क्यों है सर, इसको यहाँ पे क्यों रखा है सर। तो देखो अब इन तरह के क्वेश्चन का 2 सॉल्यूशन है। देखो एक तो पहली बात ये कि इस टाइप के क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, आपके कहीं काम नहीं आए, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात ये, क्योंकि क्वेश्चन आपका उस चीज से कभी सॉल्व नहीं होगा कि इसका ऑर्डर पहले क्यों है, इसका ऑर्डर बाद में क्यों। बिल्कुल ऑर्डर की ट्रिक देखो, एक मिनट जस्ट मैं बताऊं, हाँ बताता हूँ, एक मिनट। जैसी ट्रिक मैंने बना रखी है वैसी मैं बता देता हूँ एक बार, बाकी देखो आप लोगों को अगर सूटेबल लगे तो पहले मैं कुछ बता दूं आप लोगों को। तो देखो 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो पहले तो देखो एक चीज ये है कि अगर आप एज ए स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो तो उस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं। अब अगर उस क्वेश्चन को मैं रिप्लाई नहीं करता हूं तो फिर स्टूडेंट के मन में ये आ जाता है कि यार सर को पता है कि नहीं इस बात का, ये पहले क्यों है, ये बाद में क्यों है। क्योंकि ऑर्डर आपको ये पता है कि नहीं है, पहले बाद में क्यों है, लेकिन वो चीज काम नहीं आएगी। आपको काम वो आएगी कि आपको ये ऑर्डर पता है कि नहीं पता है। क्लियर है? अब दूसरी बात पे आता हूं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये ऑर्डर क्यों है। मैं बताऊंगा जो भी आपके क्वेश्चन है उन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग जो भी पूछोगे कि सर इसका पहले क्यों है, इसका तो मैं बता देता हूं कि कौन पहले क्यों है, कौन बाद में क्यों है। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को बता दें। वो देखो बिल्कुल सही बात है, कौन पूछ रहा है? जीतू बिल्कुल सही बात है। देखो इस सीरीज में मैं आपको 50 ग्रुप और लिख सकता हूं। इस सीरीज में मैं 50 ग्रुप और लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, आप लोग बताओ फटाफट। पहले तो ये बताओ इस सीरीज में मैं 50 और ग्रुप लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, ये बताओ पहले। दोनों सीरीज तो आपको दिख रही है, मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? तो देखो जीतू बस दिमाग लगाने की बात है। देखो अगर
OF2+ की बात कर लूं मैं यहां से, यही पूछना चाह रहे हो ना जीतू? OF2+ की बात कर लूं तो सबको पता है, बस यही तो सीखना था, यही तो चाहते हैं हम लोग कि सीखो, आप रट्टा ना मारो। अब आप लोग खुद बता दो, अगर इस पूरी सीरीज में मैं इसको जोड़ना चाहूं, ध्यान से समझना मेरी बात, इस पूरी सीरीज में माइनस आई वाली में, ध्यान रखना, प्लस आई में तो जाएगा ही नहीं है, माइनस आई में आएगा। अगर मैं इस पूरी सीरीज में इसको जोड़ना चाहूं तो मैं कहां पे रखूंगा, आप लोग बताओ भाई। बस सीधी सी बात है, किसने लिखा है? बस जीतू वही वही बात है, बिल्कुल सही बात है। अरे बस सबको पता है कि अगर ये OF2+ होता तो ये इस सीरीज में सबसे आगे आ जाता, ये इस सीरीज में सबसे आगे आ जाता। बस यही चीजें ध्यान रखनी है, कॉमन सेंस यूज करना है, ओबियस चीजें जो है वो ध्यान रखनी है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारा कंसेप्ट होगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है यहां तक। तो एक तो ये सीरीज, अब देखो इस सीरीज को याद कैसे रखना है मैं बताता हूं आप लोगों को। देखो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों पे नेगेटिव चार्ज और ये वाला, ठीक है, कोई इशू नहीं है, 100% याद रह जाएगी आपकी। और फिर उसके बाद 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, उसके बाद Ct3, CD3, CH3, T, D और H, बस ये लो। इसमें तो कोई ट्रिक आपको काम नहीं करनी, ठीक है। अब देखो पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और इसके डिस्कशन में क्या है, अब आप लोग देखो, देखो 3 डिग्री का 2 डिग्री से ज्यादा है, 2 डिग्री का 1 डिग्री से, और 1 डिग्री से ज्यादा है 0 डिग्री का। मिथाइल को कई बार 0 डिग्री बोलते हैं, ध्यान रख लेना, क्या बोलते हैं? 0 डिग्री भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब क्यों है? क्योंकि देखो आपको सबको पता है यार, इसको ये देने वाला, इसको ये देने वाला, इसको ये, और ये इसको इधर देगा, तो सबसे ज्यादा होगा कि नहीं? 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं इसके पास देने वाले। तो हम लोग यहाँ पे एक कंसेप्ट ध्यान रख सकते हैं, प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। बेसिकली आपको एक बार आइडिया नहीं हो अल्फा हाइड्रोजन्स का, लेकिन जब हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन्स को डिस्कस करेंगे। फिर भी मैं बताता हूं आप लोगों को, कोई भी कार्बन है सपोज, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, और इसके यहाँ पे जो जुड़ा हुआ होता है वो हमेशा अल्फा कार्बन होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें कैटायन, एनायन और फ्री रेडिकल को भी फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के जस्ट, उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा तो 4 ही जुड़ सकते हैं ना। कितने का मतलब ये मत सोचना कितने भी जोड़ देंगे यार, 4 ही जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। लेकिन फिर भी हम लोग चेक करेंगे तो देखो यहाँ से ये कार्बन है, इससे सपोज कुछ भी जुड़ा हुआ था, यहाँ पे कार्बन है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं। इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे कितने जुड़े हुए हैं? 3, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री। यहाँ पे देखो ये कार्बन, तो यहाँ पे एक कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 डिग्री। यहाँ पे हमारा मेन कार्बन ये है, तो 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री। इससे कोई नहीं जुड़ा हुआ, 0 डिग्री। तो ध्यान रखना, प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। दूसरी बात करते हैं, देखो देखो दोनों ग्रुप सेम है, ये समझो आप लोग थोड़ा सा, 3 कार्बन इसमें, 3 कार्बन इसमें, लेकिन किसका प्लस आई ज्यादा होगा? इसका प्लस आई ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ये भी आपको ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, इन दोनों की बात करें तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, क्लियर। और थर्ड नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सारी कहानी जो आती है, एक तो एक ऑर्डर और लिखवाया मैंने, वो भी मैं बता देता हूँ, Ct3, CD3 और CH3। अब आप लोग मेरे को बता दो, सीधा सीधा कंसेप्ट, खूब पढ़ा होगा आप लोगों ने। देखो ये तो आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने इसका बता दिया, ट्राइटियम का प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा क्यों होता है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, फटाफट रिप्लाई करता हूं। 1 मिनट में पानी पीता हूं, आप लोग रिप्लाई करो फटाफट इसको, फटाफट रिप्लाई कर दो आप लोग। फटाफट रिप्लाई कर दो आप लोग। बिल्कुल हेवियर आइसोटोप है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इससे हुआ क्या?
बात तो वो है ना हमारी, हैवियर आइसोटोप है, वो सही बात है बिल्कुल, लेकिन इससे हुआ क्या? जो काम की बात है वो बताओ आप लोग। कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो क्या होगा भाई? तो फटाफट बताओ भाई, क्या क्या लिख दिया आप लोगों ने? हैवियर आइसोटोप बॉन्डिंग, वो बात सही है आपकी, बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। सर न्यूट्रॉन्स डिफरेंस में जेड इफेक्ट कम हो गया, तो कम हो गया तो क्या हुआ भाई? उसकी साइज बढ़ गई। आई एग्री, जेड इफेक्ट कम हो गया। दशरथ आपकी बात सही है कि जेड इफेक्ट कम हो गया तो उसकी साइज बढ़ गई, सही बात है। कभी आपने सोचा भी है क्या कि अगर तीनों की बात की जाए, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, किसकी साइज सबसे ज्यादा होगी भाई? किसकी साइज सबसे ज्यादा होगी? ऐसा भी पढ़ा है क्या? कभी सोचा भी है क्या आपने? आइसोटोप तो है नो डाउट, लेकिन कभी ये भी सोचा है कि तीनों में से किसकी साइज सबसे बड़ी होती है? बताओ एक बार, किसकी साइज सबसे बड़ी होती है भाई? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, किसकी साइज सबसे चलो एक चीज और बताओ, अगर तीन तीन बॉन्ड है, ये लो, ये भी मान, ये तो खैर आप लोग बता दोगे, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, ये बता। पी की साइज, बिल्कुल सही बात है दशरथ, ये आप लोगों का सबका सही है। सी एच बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है भाई। अरे सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? देखो ये सब बेसिक चीजें हैं, और जो मैं बोल रहा हूं ना, एक एक चीज को आप उतार लेना। ये सब चीजें तो मैं नोट्स में नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि ये तो आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हो तब आती है मेरे माइंड में, ठीक है? तो जो भी कॉन्सेप्चुअल चीजें है ध्यान रखना। एक चीज बिल्कुल सही है, ट्राइटियम की साइज सबसे बड़ी होती है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि इन तीनों में से कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये रिलेशन कहां पढ़ लिया भाई साइज से? कि साइज इंक्रीज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, ये किसने बताया? कहां लिखी है ये चीज कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप साइज से जोड़ रहे हो? चलो ये बताओ पहले कि इन तीनों में से तीनों में से कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा? सीटी बॉन्ड होगा, सीडी बॉन्ड होगा, या सीएच बॉन्ड होगा? फटाफट अप्लाई करो भाई। सीटी बॉन्ड होगा, सीएच बॉन्ड नहीं दशरथ, सीएच बॉन्ड नहीं होगा, ध्यान रखना। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सीएच सीटी बॉन्ड होगा। अब आप लोग समझ भी जाओगे, देखो अगर आपको ये पता चल गया कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, तो ध्यान रखना, मैं बता देता हूं आप लोगों को सीधा सीधा कंसेप्ट। अब होता क्या है, देखो तीन बॉन्ड है, सपोज सीटी है, सीडी है और सीएच है। देखो ये बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग होने से ये बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होती है, और सबसे छोटी होगी, ध्यान से समझना, ये बॉन्ड लेंथ क्या है? सबसे छोटी है। और मैंने अभी बताया किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है यार, और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है तो ये डिस्टेंस सबसे कम होगी, इसलिए टी का प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। आप लोग एक बात से एग्री हो कि सीटी बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? एग्री हो? एग्री। तो सीटी बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, और बॉन्ड लेंथ कम होगी तो इसका मतलब डिस्टेंस कम होगी, और डिस्टेंस कम होगी तो मैंने खूब बताया स्टार्टिंग से, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। क्लियर है? अगर कोई इश्यू हो तो पूछ लो, अदरवाइज आगे चले। तो ये कुछ ऑर्डर्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। ये ऑर्डर जो है वो यहीं से निकल के आए हैं, ध्यान रख लेना। ये ऑर्डर जो मैंने लिखे हैं वो यहीं से लिखे हैं, आप कंफ्यूज मत होना, यहीं से लिए हैं मैंने तीनों चीजें, ये आप लोग समझ लो अच्छी। बिल्कुल प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है टीका, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए इसमें आप लोगों को, ठीक है? आगे चलते हैं। देखो अब हम लोग कहानी सुन मतलब खत्म करते हैं माइनस आई सीरीज की। और देखो माइनस आई सीरीज के लिए आपको जो पता होना चाहिए, एक तो मैं आपको ये बता देता हूं थोड़ा सा, एक ट्रिक जो मैंने लिखी है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक बार मैं भेज भी दूंगा आपको ग्रुप में, ऐसे कह रहे आपको याद ही रखना है
लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को एक बार, ठीक है। इसका इसका जस्ट 1 मिनट। सर साइज स्मॉल होने से प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा कैसे होगा? ये कहाँ बताया मैंने, क्या नाम है दशरथ, ये बात मैंने कहाँ बोली कि साइज स्मॉल होने से? मैंने साइज की बात नहीं की है, मैंने बॉन्ड लेंथ की बात की है दशरथ। मैंने साइज की बात नहीं बोली है, मैंने बॉन्ड लेंथ की बात बोली है कि बॉन्ड लेंथ कम होगी तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। वो तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि जो इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। क्लियर है? अब देखो इस सीरीज को, देखो ये दो तो आप लोग ऐसे की ऐसे याद रख लें, ठीक है। और अगर आगे वाले को अगर आप लोग याद करना चाहते हो, वैसे कर याद रखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं एक बार। देखो, ना फरमान ना ऋतिक ना शाहरुख, ना फरमान ना ऋतिक ना शाहरुख ना ओमपुरी, सॉरी, ना फरमान ना ऋतिक ना शाहरुख ना हिमेश ना ओमपुरी, ठीक है। ये तो आप लोग ऐसे कैसे ध्यान रख लेना पहले। ना फरमान ना ऋतिक ना फरहान, जो एक्टर हीरो है ना, ये भी बॉलीवुड का है कि किसका, आप देख लेना एक बार आप लोग, बस मैं तो याद करने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो ना फरहान ना ऋतिक ना शाहरुख ना हिमेश ना ओमपुरी। आगे यहां से देख लेना, सलमान साइना अली की कार में, साइना अली की कार में फादर कलेक्टर, फिर यहां पे ध्यान रखना फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, ठीक है। उसके बाद में और अल्कोहल की मम्मी, और अल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं है, अल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं है, एल्काइन नहीं है तो कौन है? बेंजीन है, बेंजीन है। ये थोड़ा सा कहीं से जुगाड़ किया था मैंने जब हम लोग पढ़ते थे। ये दो तो आप लोग याद रख लेना। फिर क्या है? ना फरहान ना ऋतिक ना शाहरुख ना हिमेश ना ओमपुरी, फिर वहां से एक सीक्वेंस खत्म। फिर सलमान साइना अली की कार में, ये दूसरी सीक्वेंस ध्यान रख लेना। और तीसरा है फादर कलेक्टर बाप इंस्पेक्टर, सॉरी फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। और जो थर्ड है, और अल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं है, और अगर एल्काइन नहीं है तो कौन है? बेंजीन है। ये आप लोग ध्यान रख लेना। ये नोट्स में तो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ से आप लोग लिख लेना वीडियो से, कभी भी लिखना चाहो तो एक बार। ये ऐसे कैसे आप लोगों के पास सेफ रहेगा। बस एक थोड़ा सा ट्रिक टाइप है जिसको आपको ध्यान रखना है। बाकी देखो ट्रिक व्रिक से काम चलता नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। अब आमिर खान को अभी उसका क्या, आजकल कोई नई मूवी नहीं आ रही है उसकी, तो उसको भूल गए हम लोग। अभी कुछ नया आने दो, तब हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार इसकी पिक मैं भिजवा देता हूं ग्रुप में, ठीक है। अभी ग्रुप में भिजवा देता हूं एक पिक। तो अब देखो, लेकिन ये तो एक ट्रिक है आपको याद करने की, लेकिन ये आई कैसे है ट्रिक? तो देखो इस ट्रिक को छोड़ो, सॉरी, ये सीक्वेंस बनी कैसे है? तो इस सीक्वेंस को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। किसको समझना पड़ेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। आपको विद्युत ऋणता को समझना पड़ेगा। और देखो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली दो टाइप की होती है। एक तो पोलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ध्यान रख लेना। कौन से स्केल की होती है? पोलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। एक चीज और मेरे याद आ गया, पहले बता दूं। देखो
देखो इस सीक्वेंस में एक चीज और ध्यान रखना, सॉरी इसमें नहीं, इसमें देखो आप लोग थोड़ा सा कोशिश करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो इसमें क्या है, पहले नेगेटिव है फिर न्यूट्रल है सारे। एक तरीका थोड़ा सा माइंड में अडोप्ट करने का, इसमें पहले नेगेटिव है फिर सारे पॉजिटिव है, सॉरी न्यूट्रल है, इसमें पहले पॉजिटिव है और फिर सारे न्यूट्रल है। ये थोड़ा सा ध्यान माइंड में पिक्चर से क्लियर हो जाए, बाकी इनसे काम चलना नहीं है, ठीक है। तो देखो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तो होती है पोलिंग स्केल की, और पोलिंग ने क्या किया था, उसने फ्लोरीन को पकड़ लिया। क्या किया उसने, किसको पकड़ लिया, फ्लोरीन को, और ये बोल दिया कैसे भी उसने कैलकुलेशन की होगी यार कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो 4 होती है, और बाकी सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे दी उसने उसके रेफरेंस में, ठीक है, उसके रेफरेंस में दी। तो देखो फिर यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन का आपको ध्यान रखना है 2.1, और इधर से आप लोग देखोगे तो देखो सबको पता है, अगर जो पहली बार ऑर्गेनिक पढ़ रहा है तो हो सकता है उसको आइडिया ना हो, बाकी ये सब चीजें देखो जो नॉर्मली भी ऑर्गेनिक पढ़ी है उन सबको भी पता है इन सब चीजों। तो अगर यहाँ से बात करें तो देखो यहाँ पे 0.5 आपको कम करना है, ये आप लोग ध्यान रख लेना हमेशा, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें तो इनका जरूर, अब देखो इसमें वैसे देखो जाए तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, आपको सबको पता ही है, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि याद करने की जरूरत इसलिए नहीं कि वो कभी भी मैथमेटिकल आंकड़े कभी नहीं पूछता आपको, वो आपको केवल सीक्वेंस पूछता है, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। फिर भी मैंने लिख दिया है, इधर देखे तो देखो इसकी प्लस इसकी 3 है, 2.8 2.5, यहाँ पे 2.5 सल्फर की ध्यान रख लेना। इसके बाद आप इसमें से 2.1 और फिर आप यहाँ से 0.3 कम कर देना, एक तरीका है याद रखने का। यहाँ पे आप कम कर देना 0.5 सब, इसको बोलते हैं पोलिंग स्केल इलेक्ट्रॉन। कौन सा स्केल, पोलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है। दूसरा जो हमारा कंसेप्ट है वो डिपेंड करता है परसेंटेज एस करेक्टर पर। देखो ये तो केवल एक समझने का तरीका है, बाकी मेन जो कहानी होती है वो हाइब्रिडाइजेशन की होती है, और उससे भी आगे पढ़े तो जो कहानी होती है वो किसकी होती है, बॉन्ड एंगल की। इसकी होती है बॉन्ड एंगल की, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूं आप लोगों को इससे रिलेटेड, एक एक चीज करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं तो पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, देखो आपके पास 3 तरह के कार्बन होंगे, ये मान के चलना कितनी तरह के कार्बन होंगे, एक sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देखो अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीक्वेंस देखी जाए तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीक्वेंस ये वाली। अब देखो इस अलावा जो आपको वैल्यूज ध्यान रखनी है वो मैं बता देता हूं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडर की जाती है 3.25 है। देखो बहुत कुछ समझ में आएगा, इन 3 वैल्यूज से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इसकी जो वैल्यू कंसीडर की जाती है वो कंसीडर की जाती है 2.75, और इसकी जो वैल्यू कंसीडर की जाती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात बता रहा हूं, वो कितनी कंसीडर की जाती है, ये आप लोग हमेशा ध्यान रख लेना कितनी कंसीडर की जाएगी, वो मैंने लिख दिया है। ये वैल्यू आपको हमेशा ध्यान रखनी है, तीनों की तीनों वैल्यूज। अगर आपका कार्बन क्या लिखा है सर, परसेंटेज एज करेक्टर इंक्रीज साइज इंक्रीज, परसेंटेज एज करेज इंक्रीज, साइज किसकी, साइज का कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज, हाँ ये बात सही है, परसेंटेज करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सुसाइड परसेंटेज इंक्रीज साइज, परसेंटेज इंक्रीज साइज डिक्रीज। नहीं नहीं जी, तो आप साइज का क्या कर रहे हो ऐसा, कुछ सर मुझे भी ग्रुप में ऐड करिए। कौन से ग्रुप में कुसुम, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो क्या, मैं कर दूंगा आपको ऐड, एक बार हम लोग क्लास ले लेते हैं, आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको कंसीडर कर, एक बार जीतू हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप अपनी प्रॉब्लम बताना क्या इश्यू है, एक बार हम लोग आगे चलें। एक तो ये चीज आपको नोट कर लो, कहीं नहीं मिलेगी ये वैल्यूज, आपको ध्यान रखना है सर। तो हाइब्रिडाइजेशन का काम खत्म। अब देखो एक चीज आपको कहानी समझ में आ गई होगी, शायद हो सकता है आप समझ में आ गई हो, मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ, शायद ये कहानी आपको समझ में आई हो, आपको शायद कहानी समझ में आई हो। कौन सी,
मैं इस कहानी की बात कर रहा हूं, मैं इस कहानी की बात कर रहा हूं कि क्यों एल्काइन का माइनस आई इफेक्ट एमीन से ज्यादा है। मैं इस कहानी की बात कर रहा हूं। शायद ये कहानी आपको समझ में आ गई हो। किससे? दो चीजों से। ध्यान से समझना, पहले मैं क्या कह रहा हूं, कौन सी कहानी? एल्काइन का माइनस आई इफेक्ट NH2 से ज्यादा होता है। क्यों? अब देखो मैंने क्या बताया, यहां पे देखना भाई, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है भाई? 3। और फिर थोड़ा सा और देख लो, यहां पे देखना sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? 3.25। अब आप लोग देख लो यार, अब आपको कहानी समझ में आई गई होगी ना कि क्यों एल्काइन का माइनस आई इफेक्ट NH2 से ज्यादा होता है। क्योंकि इधर नाइट्रोजन है, इधर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3। चेक कर लो, क्लियर है? एक एक चीज को बता दूंगा मैं आप उस पूरी सीक्वेंस में, आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा कि वो सीक्वेंस बनी क्यों है। इसमें किसी को डाउट कि क्यों एल्काइन का माइनस आई इफेक्ट NH2 से ज्यादा होता है? आगे चलते हैं, इसको मैं हटा देता। अब देखो, अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट पे, बॉन्ड एंगल की बात कर लेते हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बॉन्ड एंगल। देखो बॉन्ड एंगल भी इसी से जुड़ा हुआ है, आपको सबको पता है यार। इसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का, इसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का, 109 डिग्री 28 सेकंड। अब देखो सब कुछ क्लियर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 180 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो एक बात और समझ लो आप लोग, सीधा सीधा इसको एक चीज से और जोड़ देते हैं, परसेंटेज एस करेक्टर से जोड़ देते हैं। इसीलिए मैंने बताया है, देखो ध्यान से समझना। परसेंटेज एस करेक्टर इसमें कितने हैं भाई? sp 50% है, इसमें कितने होंगे? 33.5%। ध्यान से समझ लो। और इसमें कितने होंगे? 25%। अब देखो सीधी सीधी कहानी आ गई, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। देखो ध्यान से समझो, जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा उसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होंगे। और परसेंटेज एस करेक्टर जिसमें ज्यादा होंगे, एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रख लेना, परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस, ठीक है? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो सबको पता है माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो देखो यहां से सब कुछ क्लियर है। ये तो तीन चीजें केवल बुक वाले ने लिख दी है कि ऐसे ऐसे पढ़ लो आप लोग। बॉन्ड एंगल पढ़ो, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ो, रिंग साइज पढ़ो, कोई मतलब नहीं इन चीजों का। सारी कहानी तो यही है। एक ही चीज से क्लियर हो गई आपकी, हाइब्रिडाइजेशन से बस। क्योंकि आप खुद समझ लो ना, मैंने सब कुछ लिख दिया है आपके सामने, आप एक एक चीज को समझ लो। अगर कोई कंफ्यूजन तो आप पूछ लो मेरे से। तो सारी कहानी तो यहीं से आ गई ना। मतलब एक सिंगल लाइन हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से समझना, कि अगर बॉन्ड एंगल, जस्ट एक मिनट, एक सिंगल लाइन हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो कि अगर आपका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर, और परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। जो मैंने सारी कहानी आपको समझा दी है, उस कहानी का क्रक्स सही है। क्या है इस कहानी का? ये क्रक्स है। आप लोग हमेशा ध्यान रख लेना, ये सिंगल लाइन, और ये आई कहां से है? देखो ये यहां से आई है। चेक कर लो आप लोग, चाहे एक एक कंसेप्ट को कहीं भी उठा के देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो सारी चीजें मैंने सीक्वेंस में लिख दी है आप लोग, ठीक है? तो देखो एक तरह से वैसे तो सारा ही खत्म हो गया हमारा, कि बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा, किसी भी एटम से जुड़े हुए जो एटम है उनका बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा, उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, उसका माइनस आई इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा। अब देखो यहां से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो एक दो चीज और बताता हूं पहले मैं आपको। एक तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिंग साइज की। दूसरा कंसेप्ट है हमारा, इसकी बात कर रहे हैं रिंग साइज की। और देखो रिंग साइज में कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। रिंग साइज, एक तो देखो आपको क्या ध्यान रखना है कि रिंग जितनी छोटी होगी
उसका माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। मैं बता दूंगा अभी क्यों होगा। पहले तो आप लोग ये ध्यान रखना, रिंग जितनी छोटी होगी उसका माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों होगा देखो ध्यान से समझ। इफेक्ट किस पे होगा वो भी ध्यान रखना है भाई। इससे कोई बॉन्ड जुड़ा हुआ है, सपोज OH जुड़ा हुआ है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, OH जुड़ा हुआ है, या फिर आपका हो सकता है COOH जुड़ा हुआ हो। क्या जुड़ा हुआ हो आपका? COOH जुड़ा हुआ हो। ये 5 मेंबर है, हो सकता है ये 6 मेंबर है और आपका COO। तो ध्यान रखना, देखो कुछ चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप लोग वो चीजें भूल जाते हो कि यूज कैसे करना है। तो ध्यान रखना, इस ग्रुप पर, 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 इस पे और इस पे, इस पे इन रिंग का इफेक्ट होगा। ये ऐसे देखना है आपको कि इस OH पर इस रिंग का माइनस आई ज्यादा होगा, इसके कंपैरिजन में इसका ज्यादा होगा, इसके कंपैरिजन में इसका ज्यादा होगा, इसके कंपैरिजन में। ऐसे नहीं रिंग का माइनस आई ज्यादा होगा, कहां होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो जो भी ग्रुप है जिससे रिंग जुड़ी हुई है उस ग्रुप पर उस रिंग का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा। अब क्यों होगा वो आप लोग समझ लो। तो एक सीधा सा कंसेप्ट है, बिल्कुल भी माइंड को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना, सीधा सा कंसेप्ट है। ये हमारे पास एक 3 मेंबर रिंग है और इससे जुड़े हुए 2 ग्रुप है हमारे। ये मान लो आप तो एक मिनट जस्ट, ये कोई भी ग्रुप है G और ये G, और आपको ये भी पता होगा कि अगर स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो एक बॉन्ड आगे की तरफ, तो एक बॉन्ड जो होगा वो दोबारा बनाता हूँ इसको, जस्ट एक मिनट, पूरा ही दोबारा एक 3 मेंबर रिंग बना रहा हूँ। ये देखो ये 3 मेंबर, ये आपकी 3 मेंबर रिंग है, ठीक है। एक बॉन्ड आपका आगे की तरफ हो गया, एक बॉन्ड आपका पीछे। ये यहाँ पे कोई सपोज G जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप, इस ग्रुप पर इस रिंग का इफेक्ट देखेंगे माइनस आई और प्लस आई, जो भी है एक बार कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो एक चीज हमने अभी अभी पढ़ी है कि बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा, ध्यान से समझना, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एज करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सही है। अब देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई? sp3, सही है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ये कोई भी बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 सेकंड। अब आप लोग खुद देखो ये अंदर वाला बॉन्ड कितने डिग्री का है भाई? 60 डिग्री का है। अब आप लोग सोच के देखो यार कि जो बॉन्ड, अब ध्यान से समझना थोड़ा सा, मैं बताता हूं आप लोगों को, एक बार कोशिश करता हूं समझाने की, ठीक है। होगा क्या कि आपका जो अंदर वाला बॉन्ड है वो 60 डिग्री हो गया, ये वाला दिख रहे होंगे आपको, पेन दिख नहीं रहे शायद, ठीक है। ये दोनों, ये एंगल 60 डिग्री का है, तो यहाँ पे जो है वो 60 डिग्री का होना चाहिए था, सॉरी 109, ये जो एंगल है अंदर वाला वो 109 डिग्री 28 सेकंड का होना चाहिए था। और जो बाहर वाले 2 एटम है, ये वाले, एक एटम इधर, एक जो बॉन्ड होगा इधर होगा, ये भी 109 डिग्री 28 सेकंड का होना चाहिए था। अब होगा क्या कि ये 109 डिग्री 28 सेकंड का नहीं है, ये दोनों बॉन्ड पास पास आ गए हैं। तो जैसे जैसे दोनों बॉन्ड पास आएंगे ये बाहर वाले दोनों बॉन्ड एक दूसरे से दूर जाएंगे। एक बार आप लोग पेन लेके देख लो, एक बार कोशिश करके देखो आप अपने पेनों से, अभी मेरे सामने बैठे बैठे कोशिश करके देखो कि अगर आपके 2 बॉन्ड ऐसे हैं, ये बॉन्ड 109 डिग्री 28 सेकंड का एंगल होना चाहिए था और बाहर की तरफ भी 2 बॉन्ड हैं, तो अब जब आप इन दोनों बॉन्डों को पास लाओगे तो आप खुद ट्राई करके देख लो, बाहर वाले जो दोनों बॉन्ड हैं आगे पीछे वाले, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। चाहे चेक करके देख लो आप, मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट 2 मिनट जितना भी चाहिए आप ले लो। आप लोग चेक करके देखो कि अगर 4 बॉन्ड जो कार्बन के हैं उनमें से 2 बॉन्डों को अगर हम लोग पास लाने की कोशिश करेंगे तो जो बचे हुए 2 बॉन्ड हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? रिप्लाई करना है आपको, एक बार प्रयास करके कोशिश करके, वो बॉन्ड एक दूसरे से दूर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये आप लोग बताइए। ओब्लिंग ओवरलैपिंग का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे बॉन्ड एंगल में, वो अलग चीज है, वो ओवरलैपिंग का कंसेप्ट है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन का कंसेप्ट है। यहाँ पे सिंपली हम लोग बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं। आप लोग कोशिश देखो, सिंपल चीज है, कॉम्प्लिकेटेड बना लो, चाहे कोई बनाना चाहे तो इन चीजों को। बहुत से लोग कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, यार समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा।
कुछ नहीं करना, बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो कार्बन है जिसके 4 बॉन्ड है, चारों के बीच में 109 डिग्री 28 सेकंड का एंगल होना चाहिए। और जब हम लोग दो बॉन्डों को, कोई भी दो बॉन्डों को पास लाएंगे तो जो बचे हुए दो बॉन्ड है वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अब देखो क्या होगा, अगर ये दोनों, अब ध्यान से समझना, अगर ये दोनों की बात करें अब हम लोग, तो इसका मतलब ये बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 सेकंड से ज्यादा होगा, 109 डिग्री 28 सेकंड से ज्यादा होगा। और ये बॉन्ड एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा, इन दोनों बॉन्डों के लिए, पूरे एटम के लिए नहीं, ध्यान रखना, आप कहोगे इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी घटी, नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं है इसके लिए, ये कंसेप्ट केवल इन दोनों बॉन्डों के लिए है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बॉन्ड एंगल बढ़ा, परसेंटेज एस करैक्टर बढ़े, और परसेंटेज एस करैक्टर बढ़े तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। अब देखो ये तो 3 मेंबर रिंग के लिए है। अब 3 मेंबर रिंग में क्या किया था, 109 से आए थे 60 पे, तो बाहर वाले ज्यादा दूर चले गए थे। अब अगर 4 मेंबर की बात करें, ठीक है, तो 4 मेंबर में 109 से 90 पे ही आना है, 109 से 90 पे ही आना है, 60 पे नहीं आना है। और अब आपको पता ही चल गया कि हमें थोड़ा कम पास में लाना पड़ेगा 60 के लिए, तो जो दो बचे हुए बॉन्ड है उनके बीच की दूरी बढ़ेगी, 109 से ज्यादा होगी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी 3 मेंबर रिंग में बढ़ी थी, जितनी 3 मेंबर रिंग में बढ़ी थी। मींस अंदर का बॉन्ड एंगल जितना बढ़ता जाएगा, बाहर वाले दोनों एटम्स या दोनों बॉन्ड के बीच का बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, लेकिन कंपैरेटिवली कम बढ़ेगा। तो अब आप लोग खुद भी सोच सकते हो, 5 मेंबर में जाएंगे तो बाहर वाले बॉन्ड का बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, 109 से ज्यादा होगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा जितना 4 मेंबर और 3 मेंबर में। और ऐसा ही फिर 6 मेंबर के लिए। बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब सीधा सा कंसेप्ट है, बस जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब हम लोग एसिडिटी और बेसिसिटी की बात करेंगे तो मैं कंसेप्ट बताऊंगा आपको कि दोनों चीजें कैसे यूज होती हैं। बस आप आज आपको इतना सा ही ध्यान रखना कि रिंग जितनी छोटी होगी उसका माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। एक बार चेक कर लो आप लोग, अगर किसी को कोई इश्यू हो तो आप लोग बता दो, अदरवाइज आगे चले हम लोग। तो दूसरा कंसेप्ट भी खत्म हो गया हमारा। कौन सा कंसेप्ट था हमारा दूसरा? देखो मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन का बता दिया है, रिंग साइज का बता दिया है, अब बॉन्ड एंगल तो समझ में आ ही गया, सारी कहानी किसकी है, बॉन्ड एंगल। हाइब्रिडाइजेशन और रिंग साइज का तो नाम ही है कि रिंग साइज का कोई कंसेप्ट नहीं होता। सारी कहानी कहाँ पे आके टिक रही है, बॉन्ड एंगल पे। आप कहीं भी देख लो, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा क्यों मानी, क्योंकि उसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। उसका बॉन्ड एंगल कितना है? तो आप जब घूम फिर के आओगे ना तो आप आओगे एक ही जगह, कहाँ पे, बॉन्ड एंगल, बस, और कहीं नहीं जाना। तो जो मेंटली, अब देखो एक दो चीजें और है मैं बता देता हूं आपको वो भी क्लियर कर। अब देखो कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे होगा आपको, एक तो ये और ये, तो देखो ये तो क्लियर कर लो कि यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे आ रहा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कहानी क्लियर। एक जो है इन दोनों में और इन दोनों में, इन दोनों का मैं बता देता हूँ आप लोगों को एक बार। ये कहानी भी बॉन्ड एंगल की है भाई, इसकी है, ये कहानी भी बॉन्ड एंगल की है। क्यों है देखो मैं बता देता हूँ। ये आपका N है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये R, ये R, ये R, ठीक है, ये N, इस पे पॉजिटिव चार्ज H, H और H, ठीक है। अब सीधी सी कहानी है, ये ग्रुप बड़े हैं तो रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, और बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो माइनस आई भी ज्यादा होगा। इसमें हाइड्रोजन है, इसमें R है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें R बड़ा ग्रुप होता है, R बड़ा ग्रुप होगा तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा, और बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो परसेंटेज एच करैक्टर ज्यादा, और परसेंटेज एच करैक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो माइनस आई इफेक्ट भी ज्यादा। चेक कर लो, कोई भी इशू तो पूछ लो। ऐसा ही इसमें हो जाएगा फिर भाई, OR2 प्लस और OH2 प्लस में हो जाएगा, और ऐसा ही OR और OH में हो जाएगा। चेक कर लो आप लोग, चाहे OR का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि सीधी सी कहानी है यार, ये OR ये OH, देखो ये बॉन्ड तो सेम है दोनों में, यहाँ पे R है यहाँ पे H, इन दोनों में रिपल्सन होगा तो ये बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो परसेंटेज एच करैक्टर ज्यादा होंगे, और परसेंटेज एच करैक्टर ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। क्लियर? चेक कर लो भाई एक बार। अगर किसी को किसी भी कंसेप्ट में यहाँ तक मैंने बताया है
कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लो, अदरवाइज हम लोग आगे चले। यहां तक चेक कर लो एक बार आप लोग फटाफट। चीजें और है, मैं आपसे पूछता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, यहीं पे हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो मैं कुछ ग्रुप्स दे रहा हूं आपको, आपको उनका आप उस सीरीज को मत देखना, एक बार कोशिश करना अपने कंसेप्ट के बेसिस पे कि आप उसको सोल्व कर पा रहे हो कि नहीं। मैं आप लोगों को बताता हूं, एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, पहले बता दूं वो, अगर आपके पास नाइट्रोजन है, कार्बन है और कार्बन, और अगर आपके पास नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp है और ये sp2 है, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखो अभी मैंने बताया था आपको, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है और नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो आप लोग बताओ इस कंडीशन में, एक बार दोबारा इस वाले पर, जस्ट वन, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान, ये मेरा क्वेश्चन होगा लेकिन बाद में होगा, पहले मेरा नया क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन है आपके पास जो sp हाइब्रिडाइज्ड है, और एक नाइट्रोजन है जो मैंने ये लिखा था, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ध्यान रखना इस कंडीशन में, बता भी दिया था, दोबारा बता रहा हूँ, इस कंडीशन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। लेकिन अब की बार मैंने क्या किया, ध्यान रखना, मैंने नाइट्रोजन को sp2 हाइब्रिडाइज्ड कर दिया, नाइट्रोजन को मैंने क्या कर दिया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कर दिया। इस कंडीशन में ध्यान रखना, इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ज्यादा होगी, ध्यान रख लेना इस बात, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो एक सीक्वेंस में लिखता हूं आप लोग कोशिश करना, आपको मैंने दे दिए 4-5 फंक्शनल ग्रुप, NH2, अब खैर कर दोगे वैसे आप लोग क्योंकि मैंने बता दिया है सब कुछ, एल्काइन, बेंजाइल, फ्लोरीन, OH और इन। ये अगर आपको मैं कितने ग्रुप हो गए, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप दूं और आपसे पूछ लूं कि इनका माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताओ आप, तो आप लोग फटाफट बताओ किसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट बताना है आप, फटाफट रिप्लाई कर दो, देखो फटाफट रिप्लाई कर दो। देखो आज तो फिर भी छूट है, और ऑर्गेनिक की क्लासें लगभग ये मान के चलो लगभग 2 घंटे होंगी देखो रोज, क्योंकि प्रैक्टिस भी ज़्यादा है और चीज़ें समझानी भी पड़ती, तो लगभग मान के चलना कि लगभग 2 घंटे की क्लास ऑर्गेनिक की लगभग होगी हमारी। कोई लंबा पोर्शन नहीं होगा, बस थोड़ा सा टाइम लगता है समझाने में चीज़ों को आप लोगों को, मेरे को लगता नहीं कोई इश्यू होगा आप लोगों को 2 घंटे की क्लास में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यार एक बार ऑर्गेनिक हम लोग खत्म कर लें ठीक ठाक पढ़ करके, फिर हमारा केवल इनऑर्गेनिक बचेगा, उसको चाहे हम लोग स्लोली कर लेंगे, वो तो आप लोग भी करोगे और आप लोग खुद भी कंफर्ट फील करते हो इनऑर्गेनिक में, तो कोई बहुत बड़ा बर्डन मेरे ऊपर भी नहीं रहेगा और आपके ऊपर भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपके माइंड में एक कॉन्फिडेंस रहेगा हमेशा, यार हमने ओ फिजिकल और ऑर्गेनिक पूरी कर रखी है, इनऑर्गेनिक है उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ऐसा नहीं है पढ़ेंगे नहीं, पूरी पढ़ेंगे, ऐसे कैसे ही पढ़ेंगे, और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक, लेकिन एक मेंटेलिटी बता रहा हूँ आप लोगों की कि माइंड में ये सब चीजें रहती हैं। आप लोग फटाफट इनका माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बता दो, 4 5 2, देखो नंबरिंग दे देते हैं, सही बात है, मेरे भी समझ में आ जाएंगी चीजें, 4 5 और 6, क्या बताया है, 4 5 2 1 3 और 6, ये ऑर्डर है भाई इसका। देखो
शायद हो सकता है सही लग रहा है मेरे को। देखो आपको सबको पता है, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले कौन आएगा? फ्लोरीन। आप लोग चेक कर लो चाहे उस लिस्ट को उठा करके। सबसे पहले कौन आएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद उस लिस्ट के अकॉर्डिंग कौन आएगा? OH। अब देखो इन दोनों का कंफ्यूजन तो है ही नहीं, और ये सबको पता ही है, ये तो सब दोनों लास्ट में है, ये दोनों लास्ट में आएंगी। तो ध्यान रखना, फ्लोरीन, OH, उसके बाद एल्काइन, उसके बाद एमीन, उसके बाद में बेंज, और उसके बाद में ई। तो ये इस तरह की जो देखो, अब अगर इतने क्वेश्चन हमने देख लिए ना, अब आप लोग उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखो भाई। ये लो, अब आप इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख लो, और इसमें किसी भी ऑर्डर में अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा हो कि सर ये पहले क्यों है, ये बाद में क्यों है, तो आप मेरे से पूछ लो, अभी मैं बता दूंगा। बाकी अब मेरे को लगता नहीं कुछ रहा होगा कि सर ये पहले क्यों और ये बाद में क्यों। ये थोड़ा सा ध्यान, ठीक है भाई। अगर इस पूरी सीरीज में देखो, पॉजिटिव वाले का तो कोई इश्यू है ही नहीं आपको, प्लस आई वाले का तो वो तो सिंपल चीजें हैं जो हमने बताई थी आपको, ठीक है। आप नेगेटिव वाले में देख लो कि अगर कहीं भी किसी भी सीक्वेंस में, अब देखो कहीं भी बीच में कुछ भी ग्रुप पूछा दे, लेकिन ध्यान रखना वो चीजें कॉम्प्लिकेटेड बनाती है माइंड को, और वो एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती है, ध्यान रखना। क्या कह रहे हो? SR2 की बात कर रहे हो क्या? बिल्कुल जीतू, बता देना कौन से स्क्रीनशॉट है, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेव कर दूं मैं इसको, ऐसा करता हूं आज आपको भेज ही दूंगा ये पूरी, अभी जो ये डिजिटल बोर्ड है इसकी PDF आपको भेज दूंगा मैं, जो क्लास मैंने ली है ये पूरी, इसकी PDF मैं आपको बना के भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में, कोई इशू नहीं। मैंने पहले भी कहा था अगर आपको PDF की जरूरत हो क्लास की, हाँ देखो फिजिकल में जरूरत नहीं थी, ऑर्गेनिक में जरूरत पड़ेगी, आपकी बात बिल्कुल सही है ये, तो मैं भी इसकी PDF बना के भेज दूँ, ठीक है। तो अब देखो काफी टाइम हो गया, अब कल का क्या करना है भाई? कल की मकर संक्रांति है, क्लास रखोगे कि नहीं रखोगे ये बता दो आप लोग फटाफट। मेरे को लगता है शाम को थोड़ा सा सब लोग एक जगह बैठते हैं फैमिली के साथ, और कुछ खाने वाने का प्रोग्राम भी इवनिंग में ही रहता है, तो कल का शायद मेरे को लगता नहीं क्लास का कुछ रहेगा पर्पज। हाँ मेरे को, हाँ वही वही तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो कल का तो देखो ऑफ ही रहेगा, क्योंकि शाम को फिर सब लोग, हम भी थोड़ा सा बैठ लेंगे, कुछ बना बना के खा लेंगे, और आप सब लोगों को देखो, अब खैर मकर संक्रांति पे तो क्या है कुछ आइडिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से और हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप, मेरा यही रहेगा आपसे कि आप ऐसे कहते हैं कि मकर संक्रांति को धर्म का काम करते हैं, तो मेरा तो शुभकामना यही है कि आप इतने बड़े बनो या इतने कैपेबल बनो कि आप लोग वो धर्म या जो पुण्य है या दान है जो भी करने में कैपेबल हो। देखो हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ी सी अलग हटके लगे, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं जब भी मंदिर में जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, तो मैं भगवान से सबसे पहले दो ही चीजें मांगता हूँ। मैं सबसे पहले ये कहता हूँ भगवान को कि भगवान सबसे पहले मेरे को दे, फिर बाद में दूसरों को दे। क्योंकि देखो आप लोग थोड़ा समझना मेरी बात को, क्योंकि आप खुद कैपेबल होंगे ना, तभी आप किसी की हेल्प कर पाओगे। अब मान लो, जस्ट एक बात बता रहा हूँ, बुरा मत, वैसे आप लोगों ने पे किया है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक जस्ट एग्जाम्पल देता हूँ कि आज मैं कैसे भी मानो, चाहे मेरी मेहनत से मानो, चाहे भगवान की मेहरबानी मानो, कि मेरे को थोड़ा सा नॉलेज है केमिस्ट्री का, तो मैं आप लोगों को दे पा रहा हूँ। अगर मेरे को ही केमिस्ट्री नहीं आती तो मैं आपको कहाँ से पढ़ाता। और अगर बहुत से लोग आपके ऐसे होंगे जिनका मन करता है यार मैं किसी गरीब की हेल्प करूँ, मैं किसी कमजोर की हेल्प करूँ, लेकिन फिर आप जेब को टटोलते हो, अरे यार पैसे तो नहीं है किससे करेंगे। तो देखो पहले खुद का भला होना चाहिए, फिर हम लोग दूसरों का कर पाए। हम खुद ही कैपेबल नहीं है तो देखो कैसे हेल्प करेंगे आप खुद में। तो एक थोड़ा सा मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग बने ऐसे जो आप लोग लोगों की हेल्प कर पाओ। अभी भी करते होंगे, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं करते, बट एक मेरा जनरल क्राइटेरिया है कि आदमी कैपेबल हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपना जो होगा वो अब एप्लीकेशन पार्ट होगा। इंडक्टिव फैक्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, थ्योरेटिकल कंप्लीट हो गया हमारा, थ्योरेटिकल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब हमारा एप्लीकेशन पार्ट बचा है,
तो एप्लीकेशन पार्ट में वही मैं बता दूंगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी को कोई इशू हो तो बता दो, अदरवाइज आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, सबको शुभ रात्रि, परसों मिलते हैं।